जगत गुरु रामभद्राचार्य पर गौरव जैन के तीखे प्रहार साबित करें या अपने शब्दों को वापस ले। रामभद्राचार्य, गौरव जैन आखिर जैन तीर्थों की लड़ाई कब लड़ेंगे? विष्णु शंकर जैन, अन्य समाज की तरह क्या जैन समाज के लिए भी आवश्यक है? वर्शिप एक्ट 1951। आज हमारे बीच जैन एकता मंच युवा शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सपा नेता गौरव जैन जी। सबसे पहले तो आपका जैन मान संस्कार चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। हाल ही में अरुण पंडित जी के शो में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने जैन समाज को अतिक्रमणकारी बताया, तो आप रामभद्राचार्य जी को क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को सादर जय हिंद। और जैसा कि आपने बताया कि एक शो में मैंने सुना है रामभद्राचार्य जी ने जैनों को आक्रमणकारी और विधर्मी बताना काम किया। क्योंकि हम लोग जैन कुल में पैदा हुए और जैन कुल में बच्चों को बचपन से संस्कार दिए जाते हैं आचार्यों के, संतों के द्वारा, हमारे महान संतों के द्वारा हमें संस्कार दिए जाते हैं कि संत किसी भी वेश में हो, किसी भी आमना के हो, किसी भी धर्म के हो, कभी संतों की निंदा नहीं करनी चाहिए। तो मैं रामभद्राचार्य जी की निंदा तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हाँ, यह मैं जरूर उनसे पूछना चाहूंगा कि जैन कहां से जैनों ने आके आक्रमण किया था? जैन विधर्मी कब से हो गए? जिन जैनों का इतिहास लाखों लाख साल पुराना है, आदिनाथ भगवान से लेकर तीर्थंकर भगवान आदिनाथ से लेकर और तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी तक, तमाम समय के हमारे पास पर्याप्त सबूत फिजिकली भी हमारे पास मौजूद है और लिखित में भी हमारे पास मौजूद है। तमाम उनका वर्णन, उनके सबूत पूरे भारतीय इतिहास में मिलते हैं, दिखाई देते हैं, सुनते हैं, जानते हैं और सब चीजें हमें अप्रत्यक्ष रूप से मिलती हैं। उन जैनों का मूलभूत जो भारत के निवासी हैं, उन जैनों ने आक्रमण कहां से किया था? अब या तो रामभद्राचार्य जी ये कहें कि भाई उस समय मेरी मानसिक स्थिति कहीं और थी, मैं फ्लो में इस बात को कह गया, गलत इस बात को कह दिया, इस बात का कोई आधार नहीं है, या तो रामभद्राचार्य जी अपने शब्दों को वापस लें और माने कि वो बात गलत है। हाँ, मैं उस पर भी आऊंगा, पहले मैं अपनी ये बात पूरी कर दूं। या तो रामभद्राचार्य जी कहें कि उस समय मेरी मानसिक स्थिति कुछ और थी और मैं ये बात फ्लो में कह गया, इसका कोई आशय नहीं था, इसका कोई आधार नहीं है, वो अपने शब्दों को वापस ले ले, हमें उनसे कोई एतराज नहीं है। अन्यथा वो इस बात का प्रमाण दे कि जैनों ने आक्रमण कब, कौन से काल में किया और कहां से आके किया। वो साबित करेगी जैन विधर्मी है, पानी भी छान के पीने वाले लोग, चींटी के भी प्राण न लेने वाले लोग, अहिंसा परमो धर्म को धर्म मानकर चलने वाले लोग विधर्मी कब से हो गए? मैं रामभद्राचार्य से पूछना चाहता हूं। और अगर वो अपने बयान पर कायम है, चूंकि लगातार उनके राजनीतिक टिप्पणियां भी आती है, वो बहुत सी बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गुणों की गाथा भी कहते हुए टीवियों पर नजर आते हैं। अगर उनका बयान कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से, राजनीतिक आधारित है, राजनीति से प्रभावित है, तो मैं इस बयान की कड़ी निंदा करना चाहता हूं। क्योंकि जैन समाज ने जब से बयान उनका सुना है, जैन समाज बड़ा दुखी है, आक्रोशित है और कहीं ना कहीं वो इस बात को जानना चाहता है कि आज चारों तरफ से, हर तरफ से हमला जैनों के ऊपर क्यों हो रहा है। पहले भाजपा के एक पूर्व सांसद महेश गिरी जी जैनों को धमकाना काम कर रहे थे, गिरनार पर जैनों का ऊपर हमला होना काम हुआ, पालिताना पे जैनों पर हमला होना काम हुआ, शत्रुघ्न जैन को नुकसान पहुंचाना काम हुआ, सम्मेद शिखर जी को कहीं ना कहीं हमला करने का, उसको नुकसान पहुंचाना काम किया। जैनों के तीर्थ स्थलों को जैन संतों पर लगातार हमला होना काम हो रहा। और आज रामभद्राचार्य जी ने इस तरह की बात कह दी, वो अपनी बात को साबित करें, अपने शब्दों को वापस लें। मैं नहीं कहूंगा आप माफी मांगे, आप बता रहे हैं संत हैं, आप किसी भी परंपरा के संत है, हमारे लिए आप फिर भी सम्मान है, लेकिन आपके शब्दों ने आपकी इमेज को नुकसान किया। जैन समाज सदैव आपको आदर की दृष्टि से देखता था, लेकिन कहीं ना कहीं जैन समाज की नजरों में उस आपकी छवि को नुकसान पहुंचना काम हो रहा है। या तो आप अपनी बात को साबित करें, और अगर आप साबित नहीं कर सकते तो अपने शब्दों को वापस लेना काम करें। जहां तक भगवान राम की बात है, हमसे ज्यादा मानते हैं क्या भगवान राम को? कोई हम तो भगवान राम का एक भवतारी जी मानते। मांगी तुंगी हमारा तीर्थ स्थल है, जहां पर भगवान राम की तपस्या स्थली है। जैनों की आस्था के अनुसार, जैन कभी भी किसी की आस्था में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन जैनों की आस्था है कि भगवान राम ने दीक्षा ली थी, तपस्या की थी, मोक्ष को गए भगवान राम। गौरव जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। वर्शिप एक्ट 1990 जो कि और अल्पसंख्यक लोगों के साथ जैन समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है, ऐसी चर्चा चल रही है, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वर्शिप एक्ट 1991 जिसके अनुसार किसी धर्म स्थल की जो स्वरूप 1947 में था वही स्वरूप मेंटेन होगा, उसके स्वरूप को, रूप को नहीं बदला जा सकता। तो ये बात ठीक है। जैन जितना ये महत्वपूर्ण अन्य अल्पसंख्यक समाज के लोगों के लिए है, जितना महत्वपूर्ण ये मुस्लिम समाज के लिए, सिख समाज के लिए, बौद्ध समाज के लिए, पारसी समाज के लिए, उतना ही आवश्यक वर्शिप एक्ट 1991 जैन समाज के लिए भी है। चूंकि जैन समाज के धर्म स्थलों पर लगातार असामाजिक तत्वों की निगाहें गड़ी हुई है। आपने पिछले दिनों देखा, मैंने भी आपको पूर्व में भी बताया कि गिरनार पर किस तरह सामाजिक तत्वों ने कब्जा करने का प्रयास किया, किस तरह वहां पे जैन संत पे हमला हुआ, किस तरह वहां जाने वाले श्रद्धालुओं पर धारदार हथियारों से लगातार हमले किए गए और सरकार वहां की मूक दर्शक बनी रही। जैन समाज को हाईकोर्ट जाना पड़ा अपने लिए गिरनार पर न्याय लेने के लिए।
हाईकोर्ट ने उसमें आदेश दिए। उस आदेश का मूल ये है कि वहां पर दोनों लोग अपनी अपनी पद्धति से पूजा अर्चना कर सकते हैं, नारे लगा सकते हैं, चाहे जो अपनी परंपरा है उनको वहां पे निभा सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा वहां पे हो रहा है? नहीं हो पा रहा। हमारी लगातार जैन समाज की मांग है कि हाईकोर्ट के उन आदेशों को वहां पे लागू किया जाए, लेकिन नहीं लागू हो पा रहे। शत्रुंजय पे क्या हो रहा है? शत्रुंजय पे लगातार शत्रुंजय का स्वरूप बदलने का प्रयास किया गया। पालिताना में भी जैन मूर्तियों को खंडित करने का प्रयास किया गया था। सम्य शिखर जी के खिलाफ नोटिफिकेशन आ गया था। तो तमाम तीर्थ स्थल जैनों के कहीं ना कहीं आज खतरे में बने हुए हैं। कहीं ना कहीं सामाजिक तत्व उन पर निगाह गड़ाए बैठे हैं। जब वर्षिप एक्ट 1991 हमारे पास होगा तो 1991 वर्षिप एक्ट से हमें सपोर्ट मिलेगा कि कोई भी हमारे तीर्थ स्थलों के, मंदिरों को, अतिशय क्षेत्रों के स्वरूप को बदलने की हिमाकत नहीं कर सकेगा। कानूनन संवैधानिक सपोर्ट मिलना काम जैन समाज को रहेगा कहीं ना कहीं। इसलिए वर्षिप एक्ट 1991 अन्य अल्पसंख्यकों के साथ जैन समाज के लिए भी, जैन धर्मावलंबियों के लिए भी बहुत आवश्यक है। और वर्षिप एक्ट 1991 को लेकर जैनों, सिखों, बौद्धों, पारसी हो, मुसलमान हो, हम तमाम लोग एक मंच पर होकर वर्षिप एक्ट 1991 का सपोर्ट करते हैं। आपने जो जैन समाज को आरक्षण मिला है इसके लिए जो मुद्दा उठाया था, क्या ये उसके लिए पहला कदम है? हाँ, जो आपने बात कही, जैन समाज को राजनीतिक आरक्षण तो मिलना चाहिए, आवाज मैंने जरूर उठाई थी, इसमें मैंने बयान भी दिया था। और चूंकि जैन समाज संख्या में उतना नहीं है जितने और समाज है, जिस कारण जैन समाज का प्रतिनिधित्व विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में नहीं जा पाता, तो मैंने अवश्य मांग उठाई थी, पूरे समाज की ओर से मैंने बात रखी थी कि जैन समाज को राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए। नॉमिनेशन में जैन समाज को स्थान मिले, चुनाव लड़ाने के लिए जैन समाज को स्थान मिले, और आयोग में, अल्पसंख्यक आयोग या अन्य आयोग हो, उसमें भी जैन समाज को स्थान मिले और उनका स्थान सुनिश्चित हो। एक राजनीतिक आरक्षण के तौर पे जैन समाज के प्रतिनिधित्व का स्थान सुनिश्चित हो, ये बात मैंने उठाई थी और यह होना भी चाहिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, सम्य शिखर जी आंदोलन के समय में बहुत से नेतागण ने सम्य शिखर जी मुद्दे पर हम लोगों का सपोर्ट किया था, जिसमें समाजवादी पार्टी के हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी प्रमुख थे। हमारी सांसद आदरणीय डिंपल यादव जी ने भी उसमें ट्वीट करके समर्थन देना काम किया था। और अन्य पार्टियों की मैं बात करूं तो चंद्रशेखर रावण जी ने भी इसमें, चंद्रशेखर आजाद जो सांसद हैं आज, उस समय सांसद नहीं थे, उस समय उन्होंने सम्य शिखर जी के मुद्दे पर जैन समाज का सपोर्ट किया था। इमरान मसूद साहब जो सांसद हैं सहारनपुर से, उस समय नहीं थे, उन्होंने भी उस समय सम्य शिखर जी को लेकर जैन समाज का सपोर्ट करने का काम किया था। और आज जो जैन समाज के कई महीनों से लगातार जैन समाज प्रयास कर रहा था कि जैन समाज का जो जैन तीर्थ गिरनार का मुद्दा, जैन समाज चाहता है कि गुजरात हाईकोर्ट के द्वारा गिरनार को लेकर जो आदेश दिए गए हैं वो आदेश गिरनार तीर्थ पर लागू हो। वो लागू नहीं हो रहे, या तो सरकार उनको गंभीरता से नहीं ले रही, या वहां का लोकल प्रशासन उन आदेशों को गंभीरता से नहीं लेता। 2005 में जो हाईकोर्ट के आदेश थे कि जैन समाज की सुरक्षा वहां पर सुनिश्चित हो और जैन समाज को वहां पर पूजा अर्चना करने का अपनी मान्यता के अनुसार अधिकार प्राप्त हो, वहां पर वो सुरक्षा के साथ अपनी पूजा अर्चना को कर सके, उनको कोई डिस्टर्बेंस वहां पे ना हो, वो ये मूल है उन आदेशों का। और ये आदेश वहां पे लागू हो, यही आदेश लागू नहीं हो पा रहे। लगातार वहां पे जैन समाज के लोगों पे हमला हो रहा है। और जैन समाज पिछले कई महीनों से, समाज के तमाम लोग इस लड़ाई को लड़ते हुए ये प्रयास कर रहे थे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से कि ये मुद्दा लोकसभा में जाए, लोकसभा के सांसद, पार्टियां, राजनीतिक दल, राजनीतिक नेतागण इन मुद्दों को उठाएं, इन मुद्दों पर बात करें, ये एजेंडे में शामिल हो राजनीतिक पार्टियों के, ताकि जैन समाज को भी न्याय मिलना काम हो। जो जैन समाज पे नाना प्रकार से अत्याचार होना काम हो रहा है, वो अत्याचार समाप्त हो, अत्याचार खत्म हो। उसी कड़ी में बहुत बड़ी खुशी की बात ये भी है, मैं तो धन्यवाद भी दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को, कि उन्होंने गिरनार को लेकर और जैन समाज के मुद्दों को लेकर एक ट्वीट किया, जिससे जैन समाज का बहुत हौसला बढ़ा और जैन समाज को आत्मविश्वास मिला के निश्चित तौर पे आज अखिलेश यादव जी के ट्वीट से जैन समाज के मुद्दों को बल मिलेगा, जैन समाज को न्याय मिलना काम होगा। उसी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद जी ने भी इस मुद्दे को लोकसभा के बाहर मीडिया को वर्जन देते हुए गिरनार के मुद्दे को उठाया। इमरान मसूद जी 3 बार इस मुद्दे को मीडिया के बीच में उठा चुके। और मैं धन्यवाद दूंगा उज्जवल रमन सिंह जी को, जिनके पिता रेवती रमन सिंह जी ने समाजवादी पार्टी के सांसद रहते हुए इलाहाबाद से सम्य शिखर जी के मुद्दे पर न्याय की बात 2019 में की थी। और आज उन्हीं के पुत्र ने लोकसभा के अंदर, उज्जवल रमन सिंह जी ने लोकसभा के अंदर गिरनार के मुद्दे को मजबूती से उठाने का काम किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक पहल है। पहल इस बात की कि जैन समाज के मुद्दों को राजनीतिक दल आज अपने एजेंडे में शामिल कर रहे हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, बड़े नेतागण इस मुद्दों को अपने गंभीरता से लेते हुए जैन समाज के लिए न्याय की आवाज उठा रहे हैं। ये एक बहुत खुशी की बात है। तमाम उन नेतागण को, राजनीतिक दलों को मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा जो जैन समाज के इस आंदोलन में आज अपने आप को शामिल कर पा रहे हैं। और निश्चित तौर पर जब राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक नेतागण जैन समाज के मुद्दों की बात करेंगे, जैन समाज को न्याय दिलाने की बात करेंगे, जैन समाज को होने वाले अत्याचार को रोकने की बात करेंगे, जैन समाज के तीर्थ स्थलों की सुरक्षा की बात करेंगे, जैन साधु संतों की सुरक्षा की बात करेंगे, जैन समाज की जो आबादी है उस आबादी की शराबों की, श्रद्धालुओं की सुरक्षा की बात करेगा, तो निश्चित तौर से मुझे इस बात का भरोसा है कि आने वाले समय में राजनीतिक एजेंडों में, चुनावी एजेंडों में जैन समाज के मुद्दों को भी शामिल करने का काम राजनीतिक पार्टी अवश्य करेंगी। और
जैन समाज के लिए जो मैं बात कर रहा हूं कि राजनीतिक आरक्षण जैन समाज के नेताओं को मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं उस ओर भी कदम उठेगा। राजनीतिक पार्टियां जैन समाज को चुनाव लड़ने का मौका देंगी, अलग अलग जगह पे एडजस्टमेंट होंगे। कुल मिलाकर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में जैन समाज का प्रतिनिधि निश्चित तौर पर पहुंचने का काम होगा, और वो मजबूती से अपने जैन समाज के मुद्दों को रखता है। आज जैन समाज के मुद्दे नहीं पहुंच पाते भवन तक, और लोकतंत्र में अगर भवन तक आपके मुद्दे नहीं पहुंच पा रहे तो आपको न्याय मिलना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। न्यायपालिकाएं कुछ हद तक मदद कर पाती है, लेकिन भवन में अगर मुद्दे जाएंगे तो वो एजेंडे में शामिल होंगे, उन पर विचार होगा, उन पर निर्णय आएगा। और वो तभी हो सकता है जब जैन समाज का प्रतिनिधित्व विधानसभा, लोकसभा जैसे भवनों में हो। जो लोकतंत्र के मंदिर कहे जाते हैं, हमारे संविधान के मंदिर कहे जाते हैं, उनमें इन मुद्दों पर बात हो। आज बात होनी शुरू हुई है, कल जैन समाज को प्रतिनिधि मिलेगा, जैन समाज के लोग भी इन बात को प्रमुखता से उठाएंगे। तो तमाम राजनीतिक दलों का, ऐसे नेताओं का बहुत धन्यवाद जिन्होंने जैन समाज के अंदर एक आशा की किरण पैदा की, न्याय के लिए उम्मीद जगी, एक आंदोलन को मजबूत करने के लिए उम्मीद जगी, अत्याचार समाप्त होगा, अन्याय समाप्त होगा, इस बात की उम्मीद जगी। जिन तीर्थ स्थलों पर असामाजिक तत्व कब्जा करना चाह रहे हैं, उन असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई होगी, इस बात की उम्मीद जगी, और कहीं ना कहीं जैन समाज को न्याय मिलेगा। तो उन सभी का धन्यवाद, और इस आशा के साथ कि आने वाले समय जैन समाज के मुद्दों पर, जैन समाज के मुद्दों के लिए स्वर्णिम काल होगा। ये मुद्दे हल होंगे, अत्याचार खत्म होगा, अन्याय खत्म होगा, कब्जादारियों पर कार्रवाइयां होंगी, और जैन समाज राजनीतिक प्रतिनिधित्व लेकर संविधान के मंदिर में बैठा होगा, और जैन समाज के मुद्दों को पूरा देश गंभीरता से लेना काम करेगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।